हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक्सिपियंस। सो आज के लेक्चर में हम जो आरडीटीओ टेक्निक्स का जो पी वाई क्यू प्रैक्टिस सेशन हम कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसका पार्ट 1 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। तो आज हम जो है वो आपका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो चलिए करते हैं इसके अंदर जो क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट टाइम किए थे, जैसे माइक्रोस्कोपी पे बेस्ड थे, कुछ आपके आरडीटी पे बेस्ड थे। तो फर्दर उन्हीं क्वेश्चंस को हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन, ये आरडीटी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन यह है कि एक रिस्ट्रिक्शन जो एंडोन्यूक्लियस है, इट हैज ए recognition साइट ऑफ 3 बेसिस। ठीक है, कि वो 3 जो बेसिस है उसको recognize करता है। आपने अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़े हैं, कुछ 4 को recognize करते हैं, कुछ 6 को करते हैं, कोई 5 को करता है, कोई 8 को करता है, बट क्वेश्चन में उसने मुझे दिया है 3 बेसिस। Assuming random arrangement of nucleotides, the probability that this endonuclease will cut a piece of DNA is। ठीक है, कि मतलब जब आप इससे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये एक स्पेसिफिक डीएनए का जो पीस है उसको कट करेगा। ठीक है। देखो सिंपल सा फंडा होता है इसके अंदर, आपने क्या करना होता है, क्योंकि वो 3 न्यूक्लियोटाइड वाला सीक्वेंस होना चाहिए ना, तो उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अब सीक्वेंस तो चलो हमें गिवन नहीं है, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। तो कोई भी पोजीशन के ऊपर अगर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी या स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/4। ठीक है। सो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है उसके अंदर आपको बेसिकली 3 बेसिस का पूछा है। ठीक है। ऐसे ही 4 होते तो मैं एक बार और 1/4 कर देता। तो सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है, दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1/64। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिंपल आपने कैलकुलेशन करनी है। ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 0.015625। ठीक है। तो मतलब आपका आंसर जो है, क्योंकि आपने 3 डेसिमल तक बताना है, तो 0.015 और 0.016। तो ये इस रेंज में जो भी आप लिखोगे तो वो आपका करेक्ट है। तो इट हैज टू बी 0.015। ठीक है। ऐसे 4 वाला होता, फिर मैं 1 डिवाइडेड बाय क्या कर देता आपका 265। ठीक है। तो ये अब आपके सामने मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। 1 × 56 में करता, तब मेरा आंसर आ रहा है 0.0039। ठीक है। तो ये ऐसे जैसे भी क्वेश्चन आते हैं ना इस टाइप के, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, हाँ ये आपको पता ही है कि न्यूक्लियोटाइड 4 होते हैं। हाँ कई बार क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि 4 की जगह 5 है, 6 है, फिर थोड़ा सिचुएशन अलग हो जाएगी। बट सिंपली कोई भी 3 बेसिस वाला जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसकी मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है दैट इज 1/64। ठीक है। तो ये सिंपल क्वेश्चन आया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following method or methods is or are used to estimate protein concentration? ठीक है। तो अब जिन्होंने प्रोटीन एस्टिमेशन के मेथड्स पढ़े हैं तो उनको पता है जो एंथ्रोन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, ग्लूकोज के लिए होता है। बट जो बायोरेट है, ब्रैडफोर्ड है, लोरी है, ये तीनों के तीनों मेथड्स ऐसे होते हैं जिससे हम प्रोटीन की कंसेंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपने तीनों मेथड्स याद रखने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने बायोकेमिस्ट्री में भी डिस्कस किया हुआ है कि आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, आपने उसको ट्रीट कराया किसके साथ, डाईथायोथ्रीटोल, साइनोजन ब्रोमाइड एंड ट्रिप्सिन। ठीक है। ये आपको सीक्वेंस गिवन है, आपने ये बताना है कि कितने फ्रैगमेंट्स जो हैं, दैट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फ्रैगमेंट्स एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। अब इस ये क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री में भी आपने हमने डिस्कस किया था। देखो डाईथायोथ्रीटोल जो होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डीटीटी, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये कैसा आपका एक, इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है। जो साइनोजन ब्रोमाइड है, इट कट्स आफ्टर मिथ्योनिन, इट कट्स आफ्टर मिथ्योनिन। और जो ट्रिप्सिन है, ये आपका जो बेसिकली ट्रिप्सिन है, ये हमने पढ़ा था, ये लाइसिन और आर्जिनिन के बाद कट करता है, इट कट्स आफ्टर लाइसिन और आर्जिनिन। ठीक है। तो पूछ रहे कि कितने फ्रैगमेंट्स बनेंगे एट द एंड ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो चलिए देखते हैं। जैसे लाइसिन के बाद, ठीक है, पहले ट्रिप्सिन देख लेते हैं। ट्रिप्सिन एक यहाँ पे कट करेगा। ठीक है। इट विल कट आफ्टर लाइसिन। जो आपका जैसे मिथ्योनिन आ गया तो CNBR इसके बाद कट करेगा। ठीक है। फिर देखो यहाँ पर एक और
मिथुनिन आ गया और यहाँ पे एक आर्जिनिन आ गया। ठीक है, तो मतलब साइनोजन ब्रोमाइड दो पोजीशंस पे कट कर रहा है और ट्रिप्सिन भी दो पोजीशंस पे कर रहा है। अब इसमें बच्चे गलती पता क्या करते हैं, वो ना इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा होता है कि डीटीटी जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब वो किसको रिड्यूस करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को। ठीक है, वो किसको रिड्यूस करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड को, या उसको क्या करता है, वो ब्रेक करता है। ठीक है, लेकिन देखो आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर कि जो दो सिस्टीन है। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, ये वाला बॉन्ड तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ना। ठीक है, अगर आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाना है तो यू हैव टू मेक इट दिस वे। ठीक है, चलो इसको ब्रेक कर भी देगा, बट ये वाला बॉन्ड थोड़ा आपका ब्रेक होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर इसको ब्रेक कर दोगे तो फिर आंसर आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है, नॉट पेप्टाइड। तो 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, लीनियर है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कितने फ्रैगमेंट्स आएंगे, 5। सो द राइट आंसर इज 5। ठीक है, so I hope this question is clear. Moving on to the next question. In the Southern blot technique, which of the following reagents is used to detect the presence of a desired DNA fragment? ठीक है, देखो जब भी हम ब्लॉटिंग करते हैं तो मेन हमारे लिए क्या होता है, प्रोब। क्योंकि जो डीएनए का प्रोब है उसको हम रेडियो एक्टिव या जो भी फ्लोरेसेंटली लेबल्ड यूज करते हैं, एंड दैट विल हेल्प अस इन द डिटेक्शन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2019 में आया था। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट फॉलोइंग पेप्टाइड्स आर प्रिपेयर्ड सेपरेटली एट ए कंसंट्रेशन ऑफ 1 नैनोमोलर, अमंग दीज फोर विच वन हैज द हाईएस्ट एब्जॉर्बेंस एट 280। ठीक है, अब देखो मैंने आपको एक कंसेप्ट बता रखा है कि जो इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस होती है, ठीक है, या ये जो एब्जॉर्बेंस होती है वो होती है एरोमेटिक की वजह से। ठीक है, एक हम इंट्रिंसिक फ्लोरेसेंस बोलते हैं, या हम ये बोलते हैं कि जो आपके प्रोटीन्स में जो हम 280 पे एब्जॉर्बेंस लेते हैं उसके पीछे रीजन होता है एरोमेटिक। ठीक है, जिसके अंदर जितने ज्यादा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होंगे वो उतनी ज्यादा एब्जॉर्बेंस दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलो मैं देखता हूँ, जैसे आप हर एक सीक्वेंस में मैं देखता हूँ एरोमेटिक का नंबर कितना है। ठीक है, पहले मुझे पता होने चाहिए एरोमेटिक कौन कौन से होते हैं, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, दीज आर द 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ट्रिप्टोफैन है, ठीक है, फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है। ठीक है, तो इस केस में मेरे पास 4 है। इफ आई लुक एट दिस सीक्वेंस, फिनाइल एलेनिन है, टायरोसिन है, जहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे सिर्फ एक ट्रिप्टोफैन है। इफ आई गो थ्रू दिस सीक्वेंस देन आई हैव ओनली वन फिनाइल एलेनिन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा फर्स्ट वाले सीक्वेंस के अंदर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, सो माय आंसर विल बी बेसिकली योर फर्स्ट वन। ठीक है, moving on to the next question, the technique that involves impacting sample with electrons। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो जैसे एनएमआर तो वैसे हम रेडियो वेव्स में करते हैं, आईआर हो गया, यू विजिबल, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की इंपैक्टिंग होती है दैट इज योर ईएसआई, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, जैसे आईआर हम करते हैं, आईआर मेनली होते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के लिए, जैसे किसी के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, तो पूछ रहा है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी फॉल्स हैं। मोस्ट ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप्स एब्जॉर्ब इन ए कैरेक्टरिस्टिक रीजन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रम, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि आईआर में जो होते हैं ना वो ग्रुप्स का देखते हो आप, ग्रुप का। ठीक है, और दूसरा उसने लिखा ईच एलिमेंट एब्जॉर्ब्स एट ए कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो आईआर स्पेक्ट्रा जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप का आता है, ना कि एलिमेंट का आता है। आईआर में जो पीक इंटेंसिटी है दे आर रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास, ये भी गलत है, ये बेसिकली जो डाइपोल मोमेंट होता है उससे रिलेटेड होता है। वैसे तो चलो ये थोड़ा केमिस्ट्री ओरिएंटेड क्वेश्चन है, बट आपको पहले आईआर पता होना चाहिए क्या होता है। तो इट इज नॉट रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास, इट इज रिलेटेड टू द डाइपोल मोमेंट। और जो आईआर रेडिएशन होते हैं ना उसमें वाइब्रेशनल चेंजेस होते हैं, नॉट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है। तो उसने आपसे फॉल्स पूछी थी, एमएसक्यू था, तो बी सी और डी तीनों के तीनों आपके फॉल्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रोटीन solution of 1 micromolar has transmission of 40% at 280 nanometer when measured in a 1 centimeter cubit using a UV visible spectrophotometer। तो आपने बताना है कि उस सेम सॉल्यूशन की ट्रांसमिशन कितनी होगी जब क्यूबिट 2 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो देखो आपको ना एक
बेसिकली फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे ये मैं आपको एक दो फॉर्मूलेज हैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे जो एब्जॉर्बेंस है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है बेसिकली हमारा, दैट इज लॉग ऑफ, बेसिकली जैसे एब्जॉर्बेंस के अलग अलग फॉर्मूलेज आपने पढ़े होंगे, जैसे लॉग ऑफ 10 1/t, ठीक है, या इसको आप लिख सकते हैं एब्जॉर्बेंस इज माइनस लॉग ऑफ 10 t, ठीक है। या अगर परसेंटेज की टर्म्स में होता है तो एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस लॉग ऑफ 10 %t, ठीक है। ये दो तीन फॉर्मूलेज हैं जो बेसिकली आपको याद रखने होते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसमिटेंस होती है वो जनरली हमारी क्या होती है, दैट इज I/I0, की जो लाइट बाहर आई है और I0 जो लाइट की इंटेंसिटी आपने दी थी, ठीक है। तो मेनली जो है हम देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके बहुत जगह पे इसका आंसर ना उन्होंने गलत दिया हुआ है या उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं आपको मिलता। तो मैं भी अभी देखता हूँ कि सॉल्व करके कि कैसे इसको हम कैलकुलेट करें। देखो क्या होता है ना, एब्जॉर्बेंस जो है, अब मुझे दे रखी है 40%, ठीक है, और जब 1 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर पे कितनी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो एब्जॉर्बेंस का जैसे मुझे एक फॉर्मूला पता है, E λ.C.L, ठीक है, दैट हैज टू बी इक्वल टू 2 - log ऑफ 10, और परसेंटेज यहाँ पे 40% है, ठीक है। सीधा वैल्यू पुट करनी है आपने, 40 पुट कर देना, 40 वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। सो यहाँ से E λ चलो हमें फॉर एग्जांपल नहीं पता, कंसंट्रेशन तो चलो सेम ही रहनी है, वो 1 माइक्रोमोलर ही है, ठीक है। और पाथ लेंथ यहाँ पे 1 है, सो 2 × -log ऑफ 10 40, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम देखें, अगर इसको हम सॉल्व करके देखें, log ऑफ 10 वैसे माइनस में दे रखे ना, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि इसको आपको सॉल्व कैसे करना है। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं वैसे तो, log ऑफ 10 मतलब -log ऑफ 10, इसको हम 4 × 10 लिख सकते हैं ना, 4 × 10, ठीक है। A × B, A+B हो जाएगा, 2 × -log ऑफ 10 4, ठीक है। और फिर ये माइनस प्लस करते तो माइनस ही रहेगा, -log 4 -log ऑफ 10, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो लॉग ऑफ, ये तो 2 की पावर 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। मतलब हमें बेसिकली इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करके log ऑफ 10 तो आपका 1 होता है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ध्यान रखना, एक्चुअली यहाँ पे ना ये आपका मल्टीप्लिकेशन में ये 2 माइनस ही है, ठीक है। तो ये 2 माइनस है, 2 - log ऑफ 10 40, ठीक है। तो 2 - log × log 10 4 -log 10 10, तो वैसे भी अगर इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आ रहा है 2 माइनस आपका, जब जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 1.6, ठीक है। तो यहाँ से E λ कितना आ गया हमारा, 0.4, ठीक है। E λ की वैल्यू कितनी आ गई, 0.4, ठीक है। जैसे एक बार देख लेते हैं कि log ऑफ 40 कितना आता है, ठीक है। log ऑफ 40 की वैल्यू जो है वो 1.6 आ रही है। अब इसको पुट करके देखते हैं। सो अब E λ.C.L इज इक्वल टू 2 - log ऑफ %t, ठीक है। अब देखो E λ की जो वैल्यू है वो मेरे पास आ गई 0.4, ठीक है। कंसंट्रेशन 1 है, लेंथ अब देखो 2 होगी, 2 - log ऑफ %t, ठीक है। तो लॉग ऑफ जो %t है, दैट शुड बी इक्वल टू 2 - 0.8, ठीक है। तो लॉग परसेंटेज जो t है वो कितनी आ गई आपके पास, 1.2, ठीक है। तो ये होता है लॉग ए बी, जैसे एक फॉर्मूला होता है लॉग AB = x, इसका मतलब होता है A⁴ x = b। तो ये तो बेस में 10 है, ठीक है। अब मुझे एक तरह से क्या निकालना है, b निकालना है, ठीक है। तो b परसेंटेज जो t है, इट शुड बी 10⁻1.2, ठीक है।
तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि जो 10 की पावर 1, 10 की जो पावर है 1.2, तो देखता हूँ उसका क्या आंसर आता है आपका। तो अगर हम सॉल्व करें 10 रेज टू पावर 1.2, ठीक है, तो ये कुछ आपका आ रहा है मतलब 15.84, ठीक है। तो नियरेस्ट इंटीजर तक आपने राउंड ऑफ करना है, तो इट विल बी 16%, ठीक है, और यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे फॉर्मूला में होगा था। सो इट इज 2 माइनस, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है ना इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखना, 2 - log ऑफ परसेंटेज टी, ठीक है। ये देखो ये भी कैसे आया है, बेसिकली क्या ना, जब आपको, ये भी चलो मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा देता हूँ। जैसे कई बार स्टूडेंट्स को ये फॉर्मूला तो पता है, ठीक है। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। सो एब्जॉर्बेंस शुड बी इक्वल टू log ऑफ 10, ठीक है। तो अब बेसिकली इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 100/t, 100 बाय फिर परसेंटेज टी हो जाएगा। तो क्या होगा, log ऑफ 100 माइनस log ऑफ परसेंटेज टी, ठीक है ना, a/b है ना, तो इट शुड बी log ऑफ 100 माइनस log ऑफ परसेंटेज टी। अब log ऑफ 100 होता है 2, ठीक है, तो कितना आ गया, 2 - log ऑफ 10 परसेंटेज टी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से डिराइव करा है। अगर तो परसेंटेज की फॉर्म में है तो ये फॉर्मूला है, अदरवाइज आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज टू डिटरमाइन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या रखा है कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो 3D स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो देखो बेसिकली जब हम बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो आपने सबसे कॉमन तो सुना होगा NMR, ठीक है। जैसे मास तो नहीं होता है ना, यूवी विजिबल से आपको पता लगेगा, एक तो NMR होता है और एक आपका एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, B&D। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर IgG एंटीबॉडी वॉज रन ऑन एन SDS पेज, ठीक है। आपके पास कौन सी एंटीबॉडी है, IgG, ठीक है। और क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन, रिड्यूसिंग का मतलब क्या है कि आप बीटा मरकैप्टा इथेनॉल यूज कर रहे हो, ठीक है। हाउ मेनी बैंड्स वुड यू सी आफ्टर स्टेनिंग विद कोमेसिब्ल्यू, ठीक है। आपको पता है कि जो IgG है इसमें एक हैवी चेन का बैंड आएगा, एक लाइट चेन का आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, 2। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the relationship between log 10 molecular weight, where molecular weight in KDA of a mixture of protein standards and their retention factor obtained from native page is this one, ठीक है। तो ये हमें एक फॉर्मूला दे रखा है क्या, कि log ऑफ 10 molecular weight is equal to 2 × RF + 3, ठीक है। if the measured retention factor for a protein is 180, for 180 amino acid is 0.5, तो कितने आइडेंटिकल मोनोमर हैं, ठीक है। देखो अगर मैं यहाँ पे log ऑफ 10 जो मॉलिक्यूलर वेट है, अगर मैं उसकी वैल्यू निकालूँ कि मतलब ये हमें किसके लिए दे रखा है, 180 के लिए, तो 2 × 0.5 + 3, ठीक है। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया, ठीक है। अब log ऑफ 10 जो है वो कितना होना चाहिए, 10 की पावर 4, ठीक है। 10 की पावर 4 होना चाहिए तब 4 आएगा, ठीक है। अब 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 10,000, ठीक है। अब एक, अगर अमीनो एसिड का एवरेज फॉर एग्जांपल मैं 100 मान लेता हूँ, ठीक है, तो कितने बेसिकली आ गए आपके यहाँ से कितने, मतलब 10,000 इज द वेट ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। 2 × 0.5 + 3, तो ये आना चाहिए आपका 4 ही आना चाहिए ना। तो 4 के हिसाब से तो इसका वेट आना चाहिए आपका log ऑफ 10, हाँ अब 10 की पावर 4 है ना, 10 की पावर 4 जो है वो आपका मॉलिक्यूलर वेट जो किलो डाल्टन में है, हाँ, तो 10 की पावर 4 को भी आपको 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया 10 की पावर 7/100, ठीक है। इसका मतलब ये जो प्रोटीन है इसके अंदर आपके कितने हैं, 10 की पावर
मतलब 10 की पावर 7 को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 10 की पावर 5 कितने होने चाहिए? 10 की पावर 5। ठीक है, तो 10 की पावर 5 का मतलब क्या हो गया आपका? 10 की पावर 5 मतलब हो गया 1 2 3 4, ये ज्यादा आ रहे हैं। एक्चुअली इसमें ना एक मिस्टेक हो रखी है, तभी आंसर नहीं आ रहा। एक्चुअली ये ना माइनस है। ठीक है, यहाँ पर एक मैंने भी देखा, इट हैज टू बी माइनस। ठीक है, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को कराता हूँ, क्योंकि इससे तो आंसर सही नहीं आ रहा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, ये माइनस था। ठीक है, कि जो log ऑफ 10 मॉलिक्यूलर वेट है, जो आपका log ऑफ 10 मॉलिक्यूलर वेट है, दैट इज इक्वल टू -2 RF+3। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पर RF की वैल्यू 0.5 पुट करूंगा, तो -1 + 3 कितना आ गया आपका? 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये जो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू है, तो ये कितनी होगी? 10 की पावर 2, मतलब 100 होगा। बट 100 किलो डाल्टन है, तो 100 × 10 की पावर 3। और एक का अगर मैं एवरेज मान के चल रहा हूँ 100, तो कितने अमीनो एसिड्स हो गए आपके? 1000। ठीक है, अब जो एक सब यूनिट है उसके अंदर 180 है। ठीक है, वैसे तो 110 होता है, मैंने अप्रोक्सीमेट ले लिया है। तो मतलब जब आप 110 से करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये 900 आएगा। ठीक है, तो 180 एक है। तो अब 900 अमीनो एसिड्स के लिए 180 वाले कितने मोनोमर्स होने चाहिए? ठीक है, तो सिंपली डिवाइड 900 बाय 180, विच कम्स आउट टू बी 5। सो द राइट आंसर इज 5। तो इसमें ये थोड़ा मिस्टेक था, इट इज -2 RF+3। ठीक है, तभी लगा कि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग था। In a denaturating polyacrylamide gel electrophoresis experiment, pure intact human hemoglobin will yield dash number of bands। ठीक है, अब देखो, आपको पता है कि जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 अल्फा होते हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। तो अगर आप उसको डीनेचर कराओगे, बीटा में कैपिटल इथेनॉल यूज कराओगे, तो आपके पास 2 ही बैंड आएंगे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एग्रोस रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.8% एग्रोसेल इन ग्राम्स। ठीक है, देखो पॉइंट, जो आपका 0.8% का क्या मतलब होता है? दैट इज 0.8 ग्राम इन 100 ml। ठीक है, सिंपल सा फंडा होता है ये। अगर आपको 250 ml चाहिए, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 0.8 विद द फैक्टर, दैट इज योर, मतलब आप इसको चाहे 250/100 कर दो। ठीक है, तो 0.8 × 2.5 कितना आ जाएगा आपका? 2 ग्राम। ठीक है ना, 0.8 ग्राम है 100 ml में, 200 ml में कितना होगा? 1.6, और 250 में कितना होगा? 2 ग्राम। ये अब 24 वाला रिसेंटली क्वेश्चन था। द स्टेशनरी फेज ऑफ कटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी कैन बी। ठीक है, देखो कटायन जो एक्सचेंजर होते हैं ना, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अब वही है, वैसे तो अलग अलग टाइप के इन्होंने आपको बता रखे हैं, बट जैसे ये होता है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, तो कार्बोक्सी पे क्या चार्ज हो गया? नेगेटिव। ठीक है, तो जो कैटायन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है उसके अंदर जो आपका कॉलम है, इट शुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड। इनको हम एसिडिक एक्सचेंजर बोलते हैं। तो इनमें जो भी है, जैसे सेफेडेक्स, तो इट इज रिलेटेड टू पोर साइज। ठीक है, बाकी आप देखना हिपैरिन और डीएए पे क्या चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि सीएम सेलुलोज पे तो आपका नेगेटिव चार्ज होगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 gram of radioactive nuclei with a half-life of 300 days is kept in an open container. The weight of nuclei remaining after 900 days। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखी है, अब 1 ग्राम से स्टार्ट करो। ठीक है, तो पहले 300 डेज में हो गया 0.5 ग्राम। ठीक है, अगले में हो जाएगा 0.25 ग्राम। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा आपका 0.0125 ग्राम। ठीक है, 0.25 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, सॉरी ये आ रहा है 0.125। ठीक है, बट ये ग्राम्स में है, उसने आंसर पूछा एमजी में। ठीक है, तो मिलीग्राम के लिए आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्योंकि 1000 ऊपर आके मिली हो जाएगा। ठीक है, तो आई जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 0.125 × 1000। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 125 मिलीग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर जो आपको दे रखा है दैट इज योर 1
125 मिलीग्राम, ठीक है, मतलब 124 to 125 दिया हुआ है, बट इट हैज टू बी 125 मिलीग्राम, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आया था दैट वाज बेस्ड ऑन हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। अगर आपने इम्यूनो वगैरह या अगर कभी सेल का नंबर काउंट करा है, जैसे ब्लड के अंदर कितने WBC हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, तो एक हीमोसाइटोमीटर आता है। दिस इज डन बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच इंडिविजुअल स्क्वायर ऑफ द हीमोसाइटोमीटर, ठीक है। तो इसमें आपको काफी जैसे वेरिएशन देखने को मिल सकती है। दीज नंबर्स वेरी बिटवीन डिफरेंट स्क्वायर्स एंड कैन बी ट्रीटेड ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसके लिए ना आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप की डिस्ट्रीब्यूशंस होती कौन सी हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स दिखाता हूँ, वैसे तो जैसे ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है, इसमें मीन वैल्यू ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें तो आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी, तो नॉर्मल नहीं होगा। बाइनोमियल में आप देख रहे हो कि इस टाइप का होता है, पॉइजन होता है, एक्सपोनेंशियल, यूनिफॉर्म एंड ज्योमेट्रिक, ये ठीक है। ये आप इनके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टैट से रिलेटेड है। तो अलग अलग टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, तो जैसे यहाँ पर मैंने आपको देखो, नॉर्मल तो नहीं है, तो देखो बाइनोमियल और पॉइसन में डिफरेंस भी मैंने आपको यहाँ पे बता रखा है। जैसे बाइनोमियल के अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिपीटेड नंबर ऑफ ट्रायल्स आर स्टडीड, और जो प्रोबेबिलिटी होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। बट इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो रहे हैं वो बेसिकली अक्कर रैंडमली विद ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो काउंट है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम है, सक्सेस या फेलियर। जैसे कॉइन टॉसिंग होता है तो वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आता है। लेकिन जब आप हीमोसाइटोमीटर में सेल्स मेजर कर रहे हो ना, तो आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। और उसमें मीन और वेरिएंस इक्वल होता है। जैसे प्रिंटिंग मिस्टेक्स ऑफ ए लार्ज बुक, वो तो मतलब दैट इज नॉट ना कि अगर एक पेज के ऊपर फॉर एग्जांपल 1000 लेटर्स हैं, तो कितनी भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तो देर इज अ रेंज, ठीक है। तो इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो हीमोसाइटोमीटर है ना, क्योंकि इसके अंदर भी जब आप सेल्स को काउंट कर रहे हो इंडिविजुअल स्क्वायर के अंदर, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी वजह से इसका जो आंसर होगा दैट विल बी योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बाइनोमियल में फिक्स होता है, नॉर्मल तो क्या होता है, मीन वैल्यू ज्यादा होती है, ठीक है, बाकी वैल्यूज कम होती हैं, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और हाइपर ज्योमेट्रिक भी होता है, ये भी आप देखना, जैसे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इनके बारे में स्टडी कर लेना, बट थोड़ा सा ये स्टैटिस्टिक्स का है। तो बट हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीटेड द सेकंड पार्ट, ठीक है, जो भी आपके RDT टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चन आया लास्ट 10 years के अंदर। I hope you like this video, and for all these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.